साधारण बात नहीं है। भले ही जो हमारे शहीदों ने सपना देखा था उस तरह की आजादी हमें नहीं मिली है, लेकिन जैसे भी हमें आजादी मिली है टूटी फूटी, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इस आजादी का अंदाजा 3 बातों से लगा सकते हैं। जैसा कि आपके मध्य में बताया था कि हमारे इस देश को आजाद कराने के लिए 7,32,781 क्रांतिकारियों ने नहीं अपितु 4.5 करोड़ शहीद हुए हैं हमारे इस देश के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा 4.5 करोड़ जो शहीद हुए हैं, उस वक्त हमारे इस देश की जो जनसंख्या थी वो टोटल 22 करोड़ थी। ये कोई साधारण बात नहीं है। 22 करोड़ की जनसंख्या वाला, यदि आप मोटी सी बात का अनुमान लगाओ तो 25% आबादी हमारी देश की इस मुल्क को आजाद कराने में लग गई। तो जो ये आजादी हमें मिली है ये साधारण आजादी नहीं है। क्या वास्तव में आज हमारे शहीदों का जो सपना था वो पूरा हो पाया है? क्या सपना था हमारे शहीदों का? मैं आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी को शुरू करते हुए अपनी चर्चा को शुरू करता हूँ। शहीद आजम भगत सिंह, जब उनको असेंबली हॉल और सैंडर्स की हत्या के जुर्म में लाहौर की सेंट्रल जेल में जो अरेस्ट करके गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उन्होंने जनता को एक खत लिखा था। तो उस खत में उन्होंने लिखा था रिवॉल्यूशन यानी क्रांति। उन्होंने दावा किया था, जो आपको मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, ये बात कोई साधारण नहीं है। 23 साल का नौजवान जो इस बात को कह रहा है वो कोई साधारण बात नहीं है। आज का जो 23 साल का नौजवान है वो किस राह में चल रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, आप इस बात का इस चीज से अनुमान लगा सकते हो। सुनिएगा, 23 साल का वो नौजवान क्या कहता है कि मेरी शहादत के बाद इस वतन को 15 साल बाद आजादी मिल जाएगी। भगत सिंह इस बात को कहते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं थी। वो इतनी सटीकता से इस बात को अपने दृष्टिकोण से कैसे कह सकते हैं कि 15 साल बाद इस मुल्क को आजादी मिल जाएगी। तो आप देखिएगा, वास्तव में हुआ भी ऐसा ही था। 1931 में भगत सिंह को फांसी लग गई थी 23 मार्च 1931 को। तो अंग्रेजों ने 3 जुलाई 1946 को इस वतन को आजाद करने की घोषणा कर दी थी। तो भगत सिंह कहा करते थे, उन्होंने खत में लिखा था कि हमें आजादी तो मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा था, हमारी आजादी के बाद हमारा भारत कैसा होना चाहिए। तो जनता को उन्होंने अपितु भगत सिंह का ही नहीं बल्कि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अनेकों जो क्रांतिकारी थे, इन लोगों ने सन 1924 में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय चंद्रशेखर आजाद और उसके सचिव हुआ करते थे राम प्रसाद बिस्मिल। तो उन्होंने भी एक घोषणा पत्र जारी किया था उस संगठन को बनाते हुए। उस संगठन का जो घोषणा पत्र था उसमें उन्होंने 9 बिंदुओं का एक पत्र जारी किया था जनता के लिए। उसका नाम रिवॉल्यूशन ही था, क्रांति। तो जो उनका पहला उसमें बिंदु था वो क्या कहा करते थे, उन्होंने जनता को क्या संदेश दिया था कि ये दस्तूर है कि कोई भी मुल्क किसी देश को ज्यादा दिन तक गुलाम नहीं रख सकता। हम आज नहीं तो कल आजाद हो जाएंगे। जो इस संगठन का हमारा बनाने का मकसद है वो अपितु गुलाम भारत का ही नहीं बल्कि भारत में आने वाले साम्राज्य के लिए एक संदेश है। तो उन्होंने जो पहला बिंदु लिखा था, मैं उस बिंदु पे आपके समक्ष रख रहा है। वो क्या कहा करते थे कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी हो कि जिसमें अमीर गरीब तो हो, लेकिन अमीर गरीब का अंतर इतना नहीं होना चाहिए कि एक तो इतना, मतलब उनका कहने का ये था कि हमारी जो जितनी उंगलियों में जो दूरियां हैं इतना होना चाहिए। दूसरा बिंदु वो लिखते हैं कि जो भारत की नारी है
क्या वास्तव में आज हमारा देश उन शहीदों के सपनों की ओर जा रहा है? नहीं। 4.5 करोड़ जो शहीदों ने बलिदान दिया था, क्या वो व्यर्थ नहीं जा रहा है? क्या आपको उनमें सार्थकता दिखाई देती है? भगत सिंह कहा करते थे कि मेरी वतन आजाद होने के बाद जितनी भी अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति है इसको उखाड़ फेंकना है, लेकिन उसकी तरफ किसी ने जोर नहीं दिया। जिस तरह से हम किसी गाड़ी को किसी ड्राइवर को सौंप देते हैं लेकिन गाड़ी वही रहती है, सेम इसी तरह अंग्रेजों ने सत्ता को जो काले अंग्रेज थे उनके हाथों में सौंप दिया था। और जैसे अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था 1860 में, जो आईपीसी उन्होंने, जिसे आप पुलिस कहते हैं, जो उन्होंने लागू किया था, वो आज भी ऐसे कैसे ही चल रहा है। तो इसी लिए आर्य समाज ने इस आंदोलन में अपना बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अभी चर्चा हो रही थी आप लोगों के बीच कि आर्य समाजियों ने इतनी कुर्बानी दी। मैं मानता हूं आर्य समाजियों ने 85% आर्य समाजी बलिदान हुए हैं इस देश पे, लेकिन जो आज के आर्य समाजी हैं वो सब दिखावटी आर्य समाजी हैं। इस मंच पे भी जो बैठे थे उनमें आधे से ज्यादा दिखावटी आर्य समाजी थे। लोग मुझसे कहते हैं कि ये राज खोलना ठीक नहीं, जहां बात हो धर्म की वहां बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो गुरुकुलों के पहरेदार हैं, उनके दालानों में पलते जालिमों के दरबार में, उन लोगों को हाथ जोड़कर गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से भरा गीत सुनाना चाहिए। क्या भूल गए उनके कारण कब्र बनाई जाती है, ऋषि दयानंद के पेटों पर उंगली उठाई जाती है। कुछ लोगों का जमीन बिका तो धर्मनीलाम हो गया, वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया। गद्दारों ने घंटी गुंबद को तर्क करना सिखा दिया, इन जालिमों ने ऋषि दयानंद और आर्य समाज में भी तर्क करना सिखा दिया। जो सच्चाई की आवाज है, क्योंकि आपको आपत्ति हो सकती है, मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कलम पकड़ते ही ऋषि दयानंद को पढ़ लिया था कि यहां बच्चन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, क्या खुद को आर्य पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज फाड़ देंगे और कलम को तोड़ देंगे हम। तो ये लोग हैं जो मुझे रोक रहे हैं, निसंदेह ये आर्य समाज पे कलंक है। ऋषि दयानंद के नाम पे इन्होंने अपनी दुकान चला रखी है। मुझे दर्द होता है जो आर्य समाजी दिखावटी करते हैं। मैं अपनी बात को परिणाम के साथ हर सवाल आर्य समाजियों को नहीं, आर्य समाज को समझिए, को समझिए। ये सब जहां से आंसूबाजी करके जाते हैं और जो आपके सामने आचार्य बैठे 10 साल से बिल्कुल सूख रखा है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मट्टी बलि कर दी आपके सामने। मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहें तू सोया, सब लोग कहें तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे यार। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य